जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के तहत बात कर रहे थे लास्ट क्लास में शेयर मार्केट की, है ना। शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट के अंतर्गत मैं आपको शेयर मार्केट बताया हूं और लास्ट दो वीडियो में हमने शेयर मार्केट से संबंधित बातों को समझा है। आज हमारा लास्ट क्लास है ये शेयर मार्केट के ऊपर और इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं देखूंगा 2-4 दिनों के अंतराल में आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू लेकर आऊँगा। आप लोग थोड़ा सा अपना तैयारी को परखिएगा। 2-3 स्तर का लेकर आऊँगा, एक तो बहुत सिंपल सा, उसके बाद थोड़ा हार्ड और उसके बाद थोड़ा और हार्ड। ठीक है, उसको भी आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट करके देखिएगा बनता है या नहीं। चलिए, शेयर मार्केट के अंतर्गत हमारा जो बचा हुआ है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स थोड़ा सा बचा हुआ है। मतलब मैं आपको शेयर मार्केट होता क्या है, उस शेयर मार्केट के अंतर्गत सेबी क्या होता है वो मैं बता दिया हूँ। सेबी के अलावा यदि बात किया जाए तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट या प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार क्या होता है वो भी मैंने बताया है। अब बच गया है आपका क्या, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जिसके बिना शेयर मार्केट अभी अधूरा है। तो इसको थोड़ा समझना है अपने को। देखिए, पढ़ना क्या क्या इसमें हमने को, पहला है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर मतलब ये शेयरों के प्रकार हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंशियल शेयर किसको बोलते हैं समझेंगे अभी। दूसरा है ऑफर फॉर सेल। शेयर मार्केट में ऑफर फॉर सेल क्या होता है इसकी बात करेंगे। उसके बाद ग्रीन शू शेयर किसे कहते हैं, ग्रीन शू शेयर ये क्या होता है इसकी बात करेंगे। मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, बाजारी पूंजीकरण ये क्या होता है। और साथ में स्वीट इक्विटी, स्वीट इक्विटी किसको बोलते हैं इसको भी बारे में समझेंगे। बुल्स और बियर, तेजड़िया और मंदड़िया किसको बोलते हैं इसके बारे में समझेंगे। भेदिया कारोबारी, चक्रीय व्यापार और साथ में आईडीआर, जीडीआर और एडीआर। देखो, इतने को समझे बिना ना शेयर मार्केट अभी अधूरा है। तो समझाने के लिए मैं हूँ, समझने के लिए आप तैयार रहिए, है ना, तो फिर काम बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर से। तो सबसे पहले आ रहा है आपका क्या, इक्विटी शेयर, सामान्य शेयर, और दूसरा क्या, प्रेफरेंशियल, तरजीही शेयर। हिंदी नाम है इसका, ठीक है। तो इक्विटी शेयर इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा, इक्विटी, इक्विटी शेयर, और दूसरा क्या, प्रेफरेंशियल शेयर। तो इक्विटी शेयर और दूसरा क्या, प्रेफरेंशियल शेयर, सामान्य शेयर और दूसरा क्या, तरजीही शेयर। अब तरजीही शेयर, ये थोड़ा सा तरजीही टाइप का नहीं लग रहा है तो तरजीही, ठीक है जी। तो थोड़ा सा समझिए होता क्या है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं इंग्लिश नाम को मिटा देता हूँ फिलहाल तो। चलिए, तो एक तरफ है आपका इक्विटी शेयर और दूसरी तरफ है आपका तरजीही शेयर। याद रखिएगा, यह शेयर जो होता है कंपनी के संस्थापक के पास होता है, कंपनी के संस्थापकों के पास होता है। किसके पास होता है, कंपनी के संस्थापकों के पास होता है। ये आम निवेशकों के पास होता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। इसकी सामान्य शेयर किसके पास होता है, कंपनी के संस्थापकों के पास, जबकि तरजीही शेयर किसके पास होता है, आम निवेशकों के पास होता है। ये जो तरजीही शेयर है ना, इसको बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। तो याद रखिएगा, अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। जबकि इसकी बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसको बेचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास, किसके पास होता है, ये संस्थापक के पास है, तो इसको बेचने वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जो प्रेफरेंशियल शेयर होता है इसको बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी से लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, इसमें इस शेयर में, इस शेयर धारकों को
निश्चित लाभ की प्राप्ति होते रहती है, निश्चित लाभ की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा, निश्चित लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये जो शेयर धारक होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर या तरजीही शेयर धारक, इनको ना निश्चित लाभ की प्राप्ति होते रहती है, जबकि इनके संदर्भ में ऐसा नहीं होता, इनको निश्चित लाभ की प्राप्ति नहीं होती। फिक्स्ड लाभ, हर साल एक फिक्स अमाउंट लाभ के रूप में लेना शेयर धारकों को, ये स्थापकों के पास नहीं होती, या इक्विटी शेयर धारकों के पास ऐसा नहीं होता। लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर धारक है, इनको क्या मिलता रहता है? फिक्स अमाउंट लाभ के रूप में मिलता रहता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ये जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं ना, इनके पास कंपनी के संदर्भ में, कंपनी के संदर्भ में निर्णय लेने एवं वोट देने की शक्ति होती है। याद रखिएगा। तो ये जो इक्विटी शेयर धारक है ना, इनके पास क्या होता है? कंपनी के संदर्भ में क्या डिसीजन लेना है, कंपनी कैसे रन करेगा, उसके संदर्भ में यदि कोई निर्णय लेना है, तो ये डिसीजन लेने की शक्ति किनके पास होती है? इनके पास होती है। और वोटिंग राइट भी होता है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई इनको सबसे मतलब ही नहीं है कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इनको मतलब किससे है? लाभ से। हमने शेयर खरीद लिया है तो हमको भाई एक फिक्स मात्रा में लाभ मिलता रहे, बस। ठीक है। तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस किसके किसके बीच, इक्विटी शेयर धारक या सामान्य शेयर धारक, दूसरी ओर क्या, प्रेफरेंशियल शेयर धारक या फिर तरजीही शेयर धारक। याद रखिएगा, सिंपल सा बात, क्या ये संस्थापक के पास होता है, ये आम निवेशक के पास होता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट लाभ के रूप में मिलता रहता है, इसमें लाभ के रूप में ऐसा नहीं मिलता। ये बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है इस शेयर को। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। इनके पास क्या होता है, कंपनी के संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति होती है, वोटिंग राइट होता है, जबकि इनके पास ऐसा नहीं होता। अब एक पॉइंट और है ना, जब कंपनी का दिवालिया हो जाता है, मान लो यदि कंपनी का दिवालिया हो गया, तो कंपनी के संपत्ति को बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पर पहला अधिकार इनका होता है, तरजीही शेयर धारक का। यदि बाय द वे मान लो किसी कंपनी को क्या हो गया, कोई कंपनी लॉस में चली गई, घाटे में चली गई, डूब गई, दिवालिया हो गई, तो इस कंडीशन में जब कंपनी का दिवालिया हो जाता है तो उस कंपनी की संपत्ति को जब्त करके उसकी संपत्ति को बेचा जाता है पैसा वसूली के लिए। तो उस पैसों पर सबसे पहला अधिकार जो पैसा होता है उस पर किसका होता है? ये तरजीही शेयर धारकों का होता है। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा नीचे में। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या देखा है यहाँ पास, हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा इक्विटी शेयर धारक और प्रेफरेंशियल शेयर धारक और प्रेफरेंशियल शेयर। अब आता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, अब ये क्या है देखते हैं हम। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल इसका ऐसे ही नाम है, याद रखिएगा, हिंदी नाम नहीं है। ऑफर फॉर सेल, याद रखिएगा, शेयर मार्केट में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, मार्केट में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सेबी ने यह अवधारणा दिया है। मतलब इसे कौन लेकर आई है? सेबी लेकर आई है। सेबी ने ये कॉन्सेप्ट दिया है जिसका उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट में पारदर्शिता लाना। ऑफर फॉर सेल एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सेबी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसमें प्रावधान क्या है? बोला क्या है, किसी भी कंपनी के है ना, ये प्रावधान किया गया है सेबी के द्वारा कि किसी भी कंपनी के न्यूनतम 25%, न्यूनतम 25% शेयर आम निवेशकों के पास होंगे। आम निवेशकों के पास होना अनिवार्य है। निवेशकों के पास होना अनिवार्य है। ठीक
ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी की बात हो रही है कि बोला गया है कि भाई किसी भी कंपनी के पास कम से कम, अधिकतम आप जितना भी ले जाओ, लेकिन कम से कम बोला गया है कि 25% शेयर किसके पास होना चाहिए, उस कंपनी का, आम निवेशकों के पास। इसके लिए कंपनी क्या करती है, 2 दिनों पूर्व सूचना देकर, न्यूनतम 2 दिनों पूर्व, इसके लिए कंपनी क्या करती है, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको अब, कंपनी क्या करती है, न्यूनतम 2 दिनों पूर्व सेबी को सूचना देकर क्या करती है, ऑफर फॉर सेल के तहत अपना शेयर बेचती है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूनतम 2 दिनों पूर्व सूचना देकर, जस्ट मिनट ला, हाँ, तो क्या बता रहा हूँ मैं, न्यूनतम 2 दिनों पूर्व सूचना देकर क्या किया जाता है, किसी भी कंपनी के द्वारा ऑफर फॉर सेल के तहत अपना शेयर बेचा जाता है आम निवेशकों को। तो याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल क्या है, तो सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इस कॉन्सेप्ट को। उद्देश्य क्या है, सेबी में पारदर्शिता, शेयर मार्केट में पारदर्शिता लाना। और इसके उद्देश्य से बोला गया है कि भाई कम से कम न्यूनतम 25% शेयर किसके पास होना चाहिए, आम निवेशकों के पास। बात यह है ना कि देखो, किसी कंपनी का अधिक से अधिक शेयर संस्थापकों के पास ही होगा, तो इससे क्या होगा, फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा रहेगी शेयर मार्केट में। ठीक है, वही लोग आपस में खरीद बिक्री करके क्या करते रहेंगे, मूल्य को एकदम बढ़ा देंगे। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो ऐसा फ्रॉड को रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट क्या है अपना, ग्रीन शू शेयर। चलो, ग्रीन शू शेयर क्या होता है समझो। देखो, मैं आप लोग को बताया हूं कि कोई भी कंपनी क्या करती है, सर्वप्रथम अपना शेयर, कोई भी कंपनी सर्वप्रथम अपना शेयर क्या करती है, पहले अपने आप को सेबी में सूचीबद्ध कराएगी, और सूचीबद्ध कराने के बाद आईपीओ के रूप में अपना शेयर जारी करती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वप्रथम कोई भी कंपनी जब पहली बार अपना शेयर जारी करती है, बता चुका इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले से, कि पहली बार कोई भी कंपनी शेयर जारी करती है अपना, तो किस रूप में होता है, आईपीओ के रूप में। ठीक है, आईपीओ के रूप में। अब याद रखो एक बात को, यदि मान लो कंपनी ने आईपीओ के रूप में 10,000 शेयर किसी कंपनी ने जारी किए, मान लो 10,000 शेयर किसी कंपनी ने आईपीओ के रूप में जारी किए, और ये पूरा का पूरा शेयर बिक गया। अगर मान लो इसमें से 8,000 बिकता और 2,000 बच जाता, तो 2,000 शेयर को कौन खरीदता, जो लीड बैंक रहता है उस कंपनी के लिए। पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट को, कि मर्चेंट बैंक के रूप में जो लीड बैंक होता है उस कंपनी के संदर्भ में, वो इस 2,000 बचे हुए शेयर को खरीदता। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई कंपनी क्या की, आईपीओ के तहत 10,000 शेयर जारी की, और ये पूरा 10,000 शेयर क्या हो गया, बिक गया, प्लस और डिमांड है। डिमांड क्या है, और है, अभी और डिमांड बनी हुई है, मतलब शेयर की कमी पड़ गई। आईपीओ के तहत जो शेयर जारी किया गया, इन शेयरों की कमी पड़ गई, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम हो गया। मतलब यहाँ पर स्थिति ऐसे बन गई, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000 शेयर जो जारी किया है, तो 10,000 शेयर की वजह से यहाँ पर कंडीशन ये बन गया कि डिमांड ज़्यादा था, और इस डिमांड की तुलना में जो सप्लाई हुआ 10,000, ये क्या हो गया, कम पड़ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब कभी ऐसा होता है, जब कभी ये कंडीशन निर्मित होता है, जितना आईपीओ के तहत शेयर जारी किया गया है, मांग उससे ज़्यादा होता है, पूरा शेयर तुरंत बिक जाता है, तब उस कंपनी को सेबी के द्वारा एक सुविधा प्रदान की गई है। क्या सुविधा, बोला गया है कि आपने जितना शेयर जारी किया है आईपीओ के तहत, उसका 50% शेयर आप और जारी कर सकते हो तुरंत। ठीक है, क्या बोला गया है, उसका 50% शेयर आप और जारी कर सकते हो। किसका, इस 10,000 का या इस आईपीओ का। इस आईपीओ के तहत आपने जितना शेयर जारी किया है, यदि आपके शेयर का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गया आईपीओ के तहत, तो आप आईपीओ के तहत जितना शेयर जारी किए हो, उसका 15% शेयर और जारी कर सकते हो। इसी 15% शेयर को ग्रीन शू शेयर कहा जाता है। इसी 15% शेयर को ग्रीन शू शेयर कहा जाता है। सर्वप्रथम ऐसी घटना ब्रिटेन के ग्रीन शू कंपनी के साथ हुआ था। मतलब उसने शेयर जारी किया और उसका तुरंत शेयर बिक गया।
फिर वहाँ का जो कंट्रोल बोर्ड था सेबी का, जो यहाँ सेबी का काम कर रहा है, वैसी जो वहाँ की संस्था थी उसने ये सुविधा दिया कि ठीक है भाई आप इतना % शेयर और जारी कर लो तुरंत IPO के रूप में। ठीक है, तो वो ऐसा घटना सर्वप्रथम ग्रीन शू कंपनी के साथ हुआ था, इसलिए इसको ग्रीन शू का शेयर कहा जाता है ऐसे शेयर को। तो याद रखिएगा, जब डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया IPO के तहत, तब IPO के रूप में जितना भी शेयर जारी किया गया है उसका 15% शेयर और जारी करने की अनुमति सेबी के द्वारा दी जाती है, और इसे 15% शेयर को ग्रीन शू शेयर कह दिया जाता है। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्वेट इक्विटी। चलो देखते हैं ये क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको बोला जाता है बाजारी पूंजीकरण। बाजारी पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, किसी भी कंपनी के संदर्भ में बाजारी पूंजीकरण को निकाला जाता है, यह किसी कंपनी के संदर्भ में निकाला जाता है, किसी भी कंपनी के संदर्भ में निकाला जाता है। याद रखिएगा, निकाला जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो कंपनी के एक शेयर के वर्तमान मूल्य की तुलना एक शेयर के वर्तमान मूल्य को गुणा कर दिया जाता है सभी शेयरों की संख्या से। मूल्य को गुणा कर दिया जाता है कंपनी के सभी शेयरों से। कंपनी के सभी शेयरों से। बात समझ में आ रहा है भाई? मान लो कंपनी, किसी कंपनी ए है, इस ए का वर्तमान में 10,000 शेयर है। कितना शेयर है? 10,000 शेयर। ठीक, अब इस कंपनी का एक शेयर का कीमत मान लो 10 रुपये है ना? कितना है? 10 रुपया। तो इस 10 रुपये को गुणा कर दिया जाता है 10,000 से, तो जो निकल के आता है वो उस कंपनी के संदर्भ में क्या होता है? उसका बाजारी पूंजीकरण। बात समझ में आ रहा है? मतलब वर्तमान में उस कंपनी की कुल संपत्ति कितनी है, इसी चीज़ को बाजारी पूंजीकरण कहा जा रहा है। तो निकालते कैसे हैं? तो कंपनी का जो एक शेयर का वर्तमान मूल्य होता है, तो उस मूल्य का गुणा कर देते हैं कंपनी के सभी शेयरों से, जितनी उसकी टोटल संख्या ऑफ शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देते हैं? उसका गुणा कर देते हैं, और जो निकल के आता है फिर वही उस कंपनी के संदर्भ में क्या कहलाता है? बाजारी पूंजीकरण कहलाता है। बात क्लियर हो रहा है? चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका स्वेट इक्विटी। इसका भी हिंदी नाम नहीं है, इसको ऐसे समझो आप, स्वेट इक्विटी। अब ये क्या होता है स्वेट इक्विटी? मान लो किसी ए नामक व्यक्ति ने ठीक है, थॉर नामक कंपनी की स्थापना की। थॉर नामक कंपनी की क्या की? स्थापना की। कंपनी की स्थापना की, और स्थापना के समय इसने निवेश किया कितना? 5 लाख रुपए। बात समझना, ए नामक व्यक्ति ने थॉर नामक कंपनी की स्थापना कर दी और निवेश कितना किया? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस। ठीक है, इतना निवेश किया, 5 लाख रुपीस। अब 10 वर्षों के बाद इस एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो अभी मैं इससे पहले बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लो 1 करोड़ रुपया है। कितना है? 1 करोड़ रुपए। ठीक, 10 वर्ष के बाद या 5 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद, कभी भी मान लो, तो 10 वर्षों के बाद देखा गया कि एक कंपनी का क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ का है,
तो इस 10 वर्षों के बाद इस एज में, इस समय इस कंपनी का यदि स्वीट इक्विटी निकालना हो, बोला जाए कि इस कंपनी का स्वीट इक्विटी क्या है, तो स्थापना वर्तमान में इसका मार्केट कैपिटल कितना है 1 करोड़ रुपीस। इससे माइनस कर देंगे निवेश की राशि 5 लाख रुपीस, आया कितना 95 लाख रुपीस। तो ये 95 लाख रुपीस इस कंपनी के संदर्भ में स्वीट इक्विटी कहलाएगा। मतलब निवेश के समय आपने जितना राशि निवेश किया था, आगे चलकर वो कंपनी विस्तार होते होते, बड़ा होते होते, फायदा कमाते कमाते बढ़ गई, तो कंपनी में क्या हुई, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, मुनाफा बढ़ गया। तो उस समय जो वैल्यू थी स्थापना के समय, तो 5 लाख रुपए की वैल्यू थी, इतना निवेश किए थे। वर्तमान में 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितना हो गई, 1 करोड़ की वैल्यू। तो कितना का मुनाफा हुआ है, मतलब स्थापना 5 लाख से हुआ था, वो बढ़कर आज कितने का हो गया, 1 करोड़ का। तो वृद्धि कितने का हुआ, 95 लाख का। तो यही वृद्धि जो है वो उसको बोला जाता है स्वीट इक्विटी। शब्दों में आप पिरोइएगा, ठीक है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इसको शब्दों में लिखवाना थोड़ा बोरिंग काम लगेगा, समझाने का काम मैं कर दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है कॉन्सेप्ट में, क्या है जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, बुल्स एंड बियर। इसको भी समझो क्या होता है बुल्स एंड बियर। चलो क्या है बुल, या इसको बोला जाता है तेजड़िया। अभिषेक बच्चन की मूवी है, देखोगे बुल्स करके। और दूसरा होता है क्या, बियर, इसको बोला जाता है मंदड़िया। तेजड़िया और मंदड़िया, हिंदी नाम इसका क्या हो गया, तेजड़िया और मंदड़िया, या फिर इसको क्या बोला जा रहा है, बुल्स एंड बियर। चलिए ये होते हैं आशावादी। जिनका मानना होता है कि शेयरों के मूल्यों में क्या होगी, के मूल्यों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो बुल्स होते हैं, तेजड़िया होते हैं, ये आशावादी सोच के होते हैं। इनका मानना होता है कि शेयर के मूल्यों में वृद्धि होगी। इनके अपोजिट होते हैं कौन, बियर, मंदड़िया होते हैं। मीन्स क्या, ये क्या होते हैं, निराशावादी। तो इनका मानना क्या होता है कि शेयरों के मूल्यों में क्या होगी, शेयरों के मूल्यों में क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी। और ये क्या मानते हैं, वृद्धि होगी। तो इनका मानना होता है कि शेयरों के मूल्यों में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि ये आशावादी हैं। ये निराशावादी होते हैं। इनका मानना रहता है कि भाई आज शेयर का कीमत 1000 है, कल घट कर ये कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चूंकि क्या होते हैं, निराशावादी होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, निरंतर शेयरों की बिक्री करते रहते हैं, निरंतर शेयरों की बिक्री करते हैं। क्या करते हैं, बिक्री, याद रखिएगा। तो ये क्या करते रहते हैं, शेयर की बिक्री करते रहते हैं। जबकि इनकी बात करें, किनकी, तो ये निरंतर क्या करते हैं, शेयरों की खरीदारी करते हैं। शेयरों की क्या करते हैं, खरीदारी। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे ये बताओ कि भाई यदि मान लो शेयर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, शेयर मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, शेयर मार्केट में उछाल आ रहा है, तो इन दोनों में से कौन हावी है, जिसका परिणाम है कि उछाल आ रहा है। ठीक है, सोचो इस बात को। तो आप सोचोगे तो उत्तर ये निकलेगा कि भाई बुल्स हावी अगर होते हैं, यदि बुल्स की संख्या ज़्यादा होती है, यदि शेयर मार्केट में निरंतर शेयरों की क्या होती है, खरीदी होती है, खरीदारी होती रहती है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में क्या करता है, उछाल आता है। इसी प्रकार यदि शेयर मार्केट में निरंतर शेयरों की क्या होती है, बिक्री होती रहती है, पैसा निकलते रहता है ना, तब शेयर मार्केट में क्या आता है, गिरावट आता है। तो जब मंदड़िया हावी होते हैं तो शेयर मार्केट में गिरावट आता है, और जब तेजड़िया हावी होते हैं तब शेयर मार्केट में उछाल आता है। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा नीचे में, ठीक है। जब ये हावी होते हैं
तो शेयर मार्केट में उछाल आता है, जब ये हावी होते हैं तो शेयर मार्केट में गिरावट आता है। चलिए अब आपका आता है, एक है भेदिया कारोबारी। भेदिया कारोबारी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कंपनी से संबंधित होता है और कंपनी की गुप्त जानकारी के आधार पर किसी कंपनी से संबंधित व्यक्ति जो क्या करता है, कंपनी के गुप्त जानकारी के आधार पर, कंपनी की गुप्त जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयरों की खरीदी बिक्री करता है। कंपनी के आधार पर अपने मित्रों के साथ कंपनी के शेयरों की खरीदी बिक्री करता है। जिससे कंपनी को क्या होता है? नुकसान होता है। जिससे कंपनी को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भेदिया कारोबारी किसको बोलते हैं कि कंपनी से संबंधित कोई व्यक्ति होता है जो कंपनी के गुप्त जानकारी के आधार पर क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कंपनी के शेयरों की खरीदी बिक्री करता है। और इससे क्या होता है? इसके स्टेप से कंपनी को क्या होता है? नुकसान होता है। तब ऐसे व्यक्ति को क्या बोल दिया जाता है? भेदिया कारोबारी। ठीक है, भेदिया कारोबारी। ठीक, अब दूसरा आता है, एक वर्ड है आपका चक्रीय कारोबार। चक्रीय व्यापार। तो शेयर मार्केट में चक्रीय व्यापार किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा, जब किसी कंपनी के संस्थापकों के द्वारा आपस में समूह बनाकर, क्या मैं बोल रहा हूं? कंपनी के संस्थापकों के द्वारा आपस में समूह बनाकर निरंतर शेयरों की खरीदी बिक्री करके, खरीदी बिक्री करके शेयरों के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है। जिसके पश्चात किसी अन्य को शेयर बेचकर निकल लेते हैं। बात समझ रहे हो जी? इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब कंपनी से संबंधित ही व्यक्ति लोग क्या कर लेते हैं? आपस में समूह बना लेते हैं। ठीक, मान लो कोई कंपनी है, उससे संबंधित व्यक्ति ही क्या किए? आपस में क्या कर लिए? समूह बना लिए, और निरंतर क्या कर रहे हैं? अपने कंपनी के शेयरों की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। ठीक है,
तो निरंतर खरीदी बिक्री करते हुए शेयर के मूल्य में क्या कर देते हैं, स्वयं में उन लोग वृद्धि कर देते हैं। आभासी वृद्धि ना, ये वास्तविक वृद्धि नहीं हो रही। उन लोगों ने जानबूझकर वृद्धि कर दिया खरीदी बिक्री करते हुए। पहले मैं खरीदा, फिर मेरे दोस्त ने खरीदा, फिर उससे संबंधित व्यक्ति ने खरीद लिया, फिर किसी और ने खरीद लिया, फिर मैं खरीद लिया। ऐसे करते करते उसके कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि कर दी है। अब कीमतों में वृद्धि हो गई तो दूसरे जो निवेशक वो देख रहे हैं, अरे यार इस कंपनी के कीमतों में तो निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है शेयर में, तो उसके मन में लालच आ जाएगा, मैं खरीद लेता हूँ इस कंपनी का शेयर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक निश्चित सीमा तक वृद्धि कर दिया इसकी कीमतों में, और उसके बाद सामने वाले को मन में लालच आ गया, उसको बेच दिया और निकल लिए। वास्तव में कीमत में वृद्धि नहीं हुआ था। उसने जैसे ही खरीदेगा उसके बाद हम लोग जितने लोग खरीदने वाले थे जो उसकी कीमत में वृद्धि कर रहे थे, उन लोग निकल लिए, साइड हो गए। तो कंपनी का शेयर फिर उसका डिमांड कोई नहीं करता, शेयर की वैल्यू गिर जाती है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आर्टिफिशियल रूप से कंपनी के शेयरों में क्या कर देना, वृद्धि कर देना, जानबूझकर समूह के माध्यम से कंपनी के संस्थापकों के द्वारा या उससे संबंधित व्यक्तियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। ऐसा किया जाता है तब उसको क्या बोल दिया जाता है, चक्रीय व्यापार। तो भेदिया कारोबार और चक्रीय व्यापार दोनों इल्लीगल है शेयर मार्केट में, याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, इल्लीगल है। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, जीडीआर, आईडीआर, है ना, ये आईडीआर, जीडीआर और एडीआर, ये कॉन्सेप्ट को आप समझो क्या होता है। चलो इसकी बात करते हैं, एक को समझो बाकी सब समझ में आ जाएगा। आईडीआर, इसको बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से बोला जाता है। ऐसी अगर ना एक और शब्द था क्या, एडीआर, तो वो क्या हो जाएगा, अमेरिकन। ए से क्या हो जाएगा, अमेरिकन, डी आर सेम रहेगा। वैसे यहाँ पर लिखा है जीडीआर, तो वो क्या हो जाएगा, जी से ग्लोबल, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, तीनों एक ही, बस देश बदल जाएगा। समझिए क्या होगा, मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में क्या की है, अपने ब्रांच की या कंपनी की स्थापना कर दी। मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में नई कंपनी की स्थापना कर रही है, कोई विदेशी संस्थापक है भारत में कंपनी की स्थापना कर दिया, या विदेशी कंपनी ऑलरेडी है भारत में अपने ब्रांच की स्थापना कर रहा है, दोनों बात हो सकता है। ठीक है, तो विदेशी कंपनी क्या कर रही है, भारत में अपनी स्थापना कर रही है, विदेशी कंपनी भारत में अपने शाखा की स्थापना कर रही है, शाखा की स्थापना। तो विदेशी कंपनी क्या कर रही है, शाखा की स्थापना कर रही है। ठीक है, अब शाखा की स्थापना करने के बाद मान लो ये कंपनी क्या कर रही है, भारत के शेयर मार्केट से, भारत के शेयर मार्केट से, भारत के शेयर मार्केट से क्या करती है, पैसा निवेश चाहती है। भारत के शेयर मार्केट से क्या करती है, निवेश लाना चाहती है, पैसा लाना चाहती है, निवेश लाना चाहती है। तब क्या होगा, तब क्या करेगी ये कंपनी, अपना शेयर जारी करेगी। सबसे पहले ये कंपनी क्या करेगी, अपना शेयर जारी करेगी, लेकिन ये शेयर डायरेक्ट नहीं ला सकती भारतीय शेयर मार्केट में, याद रखिएगा। ठीक है, यही बात थोड़ा समझिएगा। ये कंपनी क्या करेगी, अपना शेयर जारी करेगी, क्या करेगी, शेयर जारी करेगी, और इस शेयर को ये दे देगी किसी भी भारतीय बैंक को। किसको दे देगी, भारतीय बैंक को, और ये भारतीय बैंक को दे देगी, और ये भारतीय बैंक शेयर मार्केट में इसको आईडीआर के नाम से जारी करेगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जारी करेगा। बात समझना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला, कोई विदेशी कंपनी स्थापना की भारत में अपने कंपनी का या शाखा का, और वो भारत के वित्तीय बाजार से, भारत के कैपिटल बाजार से वो पैसा लेना चाहती है।
ठीक है। अब भारत के कैपिटल बाजार से मान लो वो शेयर के रूप में पैसा लेना चाहती है, निवेश के रूप में पैसा लेना चाहती है, तो वो क्या करेगी, अपना शेयर जारी करेगी। और लोग उनका क्या, अगर सामान्यता देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, भारत में भारतीय कंपनी अपना शेयर जारी कर रही है आईपीओ के रूप में, एफपीओ के रूप में या राइट इश्यू के रूप में, और लोग उनका शेयर को खरीद रहे हैं, उसको पैसा मिल जा रहा है कंपनी को। लेकिन यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट अपना शेयर जारी करके नहीं बेचती, ठीक है। कोई विदेशी कंपनी है ना, तो वो क्या करेगी, किसी भी भारतीय बैंक से सपोर्ट लेती है, हेल्प लेती है। भारतीय बैंक को क्या करेगी, हेल्प के संदर्भ में भारतीय बैंक को अपना शेयर जारी करके दे देगी। अब भारतीय बैंक मीडिएटर का काम करता है, ये इसके शेयर को जारी करता है शेयर मार्केट में, और ये जारी होता है आईडीआर के नाम से, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से। इसी को बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट में लेकर आता है, तब वो आईडीआर कहलाता है। इसी प्रकार मान लो टाटा ने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किया कहाँ, यूरोप में, और यूरोप के शेयर मार्केट से वो पैसा लेना चाहता है, तो यूरोप के किसी बैंक से वो क्या करेगा, अपना शेयर जारी करेगा वो कंपनी को, और यूरोप के किसी बैंक को देगा, और यूरोप का बैंक यूरोप के शेयर मार्केट में उस शेयर को जारी करेगा, और वो शेयर जारी होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी के नाम से। इसी प्रकार टाटा ने क्या किया, अमेरिका में अपनी एक कंपनी की स्थापना कर दी, और अमेरिकी मार्केट से वो क्या करना चाहता है, पैसा लेना चाहता है निवेश के तौर पे, है ना। तो वो क्या करेगा, किसी अमेरिकी बैंक को अपना शेयर जारी करके दे देगा, और अमेरिकी बैंक इस टाटा कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट में, वहाँ के शेयर के मार्केट में जारी करेगी, तब वह टाटा का शेयर उस अमेरिकी शेयर मार्केट में किस नाम से जारी होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कब आईडीआर, कब जीडीआर और कब एडीआर, ठीक है। तो ग्लोबल अमेरिकन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ शेयर मार्केट से संबंधित कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा। क्वेश्चन बैंक मैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, 40-50 क्वेश्चन का सेट, जो फर्स्ट लेवल का है। सेकंड थर्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा वो 20-20 क्वेश्चन का लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। और दोस्तों लोग से भी शेयर करिए, है ना, अगर बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ।